नमस्कार मेरे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस परिवार JMS कंप्यूटर क्लासेस में। आज की इस वीडियो सेशन में हम लोग सीखने वाले हैं साइंस से रिलेटेड प्रश्न, जो कि आपके ग्रुप डी एग्जाम के लिए एक टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल से बने रहिए और सीखते रहिए। और यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसके बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिएगा। चलिए आज इस सेशन की शुरुआत करते हैं। आइए, जैसे कि आपके क्वेश्चन करा है, इसमें आपको फर्स्ट प्रश्न में करा है कि विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक क्या है। क्या करा आपके प्रश्न में कि विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक क्या है। तो विद्युत आवेश का जो ऐसा मात्रक होते हैं वो क्या होते हैं। आवेश का ऐसा मात्रक जो होता है वो कूलम होता है। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा आपको, कूलम। तो विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो कूलम होता है। तो विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है, कूलम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। देखिए प्रश्न संख्या 2 में क्वेश्चन कराने कि न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी इनवर्स 2, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी इनवर्स 2 की इकाई डैश है। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि न्यूटन मीटर केजी इनवर्स 2 जो मात्रक किसका होता है, ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक का ऐसा मात्रक होता है। और गुरुत्वाकर्षण नियतांक का जो है मान कितना होता है, तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक का जो मान होता है वो कितना होता है 6.67 गुने 10⁻⁻11। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ प्रश्न आपको करा है न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी इनवर्स 2 की इकाई डैश है। तो इसकी जो इकाई है एक किसकी इकाई है, तो ये है गुरुत्वाकर्षण नियतांक का। तो इसका आंसर क्या होगा, नहीं गुरुत्वाकर्षण नियतांक। न्यूटन मीटर पर केजी इनवर्स 2 जो है वो किसकी इकाई है, यानी यह है गुरुत्वाकर्षण नियतांक का ऐसा मात्रक है। तो इसका ऐसा मात्रक क्या हो गया, मतलब तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपको गुरुत्वाकर्षण नियतांक। और गुरुत्वाकर्षण नियतांक का जो ऐसा मात्रक क्या होता है, वो होता है 6.67 गुने 10⁻⁻11। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। तो देखिए प्रश्न संख्या 3 में क्वेश्चन कराने कि पार्शिक इकाई है। तो पार्शिक किसकी इकाई है, तो पार्शिक आपकी दूरी का SI इकाई है। और दूरी का जो सबसे बड़ी दूरी को मापने का भी इकाई क्या है, पार्शिक है। यानी सबसे लंबी दूरी की मापने की इकाई क्या है आपकी, पार्शिक है। तो पार्शिक किसकी इकाई है, तो यह है आपको किसकी, दूरी का। तो इसका सही आंसर क्या होगा, दूरी। पार्शिक किसकी इकाई है, तो ये दूरी का है। और दूरी के सबसे बड़ी मात्रक क्या आपको, पार्शिक है। और एक पार्शिक बराबर कितना होता है, नहीं तो एक पार्शिक बराबर जो होता है, नहीं यहाँ याद रखिएगा, नहीं एक पार्शिक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। 3.26 प्रकाश वर्ष। इस चीज को भी आप लोग याद रखिएगा कि एक पार्शिक इक्वल टू कितना होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। और प्रकाश वर्ष भी किसकी इकाई है, तो ये भी दूरी का SI इकाई है। और उससे बड़ी जो दूरी का SI इकाई क्या है आपको, पार्शिक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। तो देखिए प्रश्न संख्या 4 में क्वेश्चन करा रहे हैं कि गति का दूसरा समीकरण डैश और समय के बीच संबंध देता है। तो गति का जो दूसरा समीकरण होता है वो क्या होता है, तो गति का दूसरा समीकरण हम लोग जानते हैं कि S बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। S बराबर क्या होता है, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गति का दूसरा समीकरण। गति का पहला समीकरण क्या होता है, v बराबर u प्लस AT। और दूसरी समीकरण होता है S बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। और तीसरा समीकरण जो होता है नहीं v बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। तो यहाँ करा गति का दूसरा समीकरण डैश और समय के बीच संबंध देता है। तो देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं गति का जो दूसरा समीकरण है S बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। इसमें हम लोग देख रहे हैं S मतलब हो गया स्थिति यानी दूरी, और T मतलब हो गया समय। तो ये जो है स्थिति और समय के बीच क्या करता है, रिलेशन देता है। नहीं तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, नहीं कि जो है गति का दूसरा समीकरण स्थिति और समय के बीच संबंध बतलाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका, नहीं स्थिति यानी दूरी, स्थिति और समय के बीच क्या करता है, ये रिलेशन देता है। तो इसका आंसर क्या होगा, स्थिति और समय। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। देखिए प्रश्न संख्या 5 में क्वेश्चन करा रहे हैं यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में और समान दूरी तय करती है तो इसे डैश में कहा जाता है। तो देखिए यदि कोई वस्तु जो समान समय अंतराल में यदि असमान दूरी को तय करती है तो इस वस्तु की गति को हम लोग क्या बोलते हैं, असमान गति कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा आपका, असमान गति। असमान गति, तो इसके सही आंसर क्या होगा, असमान गति। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के प्रश्न की ओर जानते हैं। प्रश्न संख्या 6 में करा आपको कि डैश में विसरण अत्यधिक तीव्रता से होता है। तो देखिए विसरण क्रिया किस में सबसे अधिक होती है, तो विसरण क्रिया हम लोग जानते हैं गैस में होता है। तो गैस अवस्था में जो क्या होता है, विसरण क्रिया जो है तीव्र गति से होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका, गैस होगा।
तो विषम की जो क्रिया सबसे अधिक किसमें होता है, तो गैस में होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको गैस। देखिए विषम की क्रिया सबसे कम किसमें होता है, ठोस में होता है। यानी ठोस में जो है विषम की क्रिया सॉलिड में क्या होता है, कम होता है। उसके बाद लिक्विड में कुछ सॉलिड से ज्यादा होता है, और गैस में जो है सबसे अधिक होता है। गैस में क्या होता है, सबसे अधिक जो है विषम की क्रिया होती है। तो सबसे कम किसमें होता है, सॉलिड में होता है। उसके बाद लिक्विड में कुछ उससे ज्यादा होता है, और जो है गैस में सबसे ज्यादा विषम क्रिया होती है। इसलिए प्रश्न करा कि गैस में विषम जो है वो अत्यधिक तीव्रता से होता है। किसमें होता है, आपको गैस में। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, आपको गैस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर। देखिए प्रश्न संख्या 7 करा आपको कि मिश्रण प्रकृति में डैश हो सकता है। तो मिश्रण हम लोग जानते हैं कि मिश्रण, कुछ मिश्रण समांगी भी होते हैं, कुछ मिश्रण विषमांगी भी होते हैं। जैसे कि पानी और जो है चीनी, पानी और चीनी के जो है आपस में मिलाते हैं, तो चीनी के जो कण होता है पानी में क्या होता है, पूर्ण रूप से घुल जाते हैं, चीनी कण पे दिखाई नहीं पड़ते हैं। तो इसलिए पानी और जो है चीनी का जो मिश्रण होता है वो समांगी होते हैं। और ये पानी में हम लोग बालू के कण मिलाते हैं, तो बालू के कण जब पानी में घुलने के बाद भी दिखाई पड़ते हैं। तो इसलिए पानी और जो है बालू के जो कण होते हैं उसका जो मिश्रण होता है वो विषमांगी होते हैं। तो इसलिए मिश्रण जो है समांगी भी हो सकता है और विषमांगी भी हो सकता है। इसलिए इसका प्रश्न जो राइट आंसर होगा नहीं, प्रकृति में विषम डैश हो सकता है। तो प्रकृति में जो विषम हो सकता है समांगी और विषमांगी दोनों हो सकता है। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा समांगी और विषमांगी दोनों, समांगी और विषमांगी, समांगी और विषमांगी दोनों। ठीक, तो मिश्रण जो है प्रकृति में क्या हो सकते हैं, समांगी और विषमांगी दोनों हो सकता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की जानते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर। तो देखिए प्रश्न संख्या 8 में कहा आपको कि हवा एक डैश है। तो हवा क्या जानते हैं कि हवा एक क्या है, मिश्रण है। वो क्या है, तत्व और यौगिकों का मिश्रण है। क्योंकि हवा में जो सर क्या होते हैं, कुछ गैस जैसे नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और जो है ऑक्सीजन, ये सभी क्या होते हैं जो है आपको हवा में घुली हुई रहता है। और जो है जलवाष्प, और क्या होते हैं जलवाष्प, ये सभी जो है वायु में घुली हुई रहती है। इसलिए जो है हवा एक क्या है, तत्व और यौगिक का एक मिश्रण है। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, हवा क्या है, तत्वों और यौगिकों का मिश्रण है। तत्वों और यौगिकों, तत्वों और यौगिकों का क्या है, मिश्रण है। तो हवा क्या हो गया, तत्वों और यौगिकों का एक मिश्रण होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं प्रश्न संख्या 9 की ओर। देखिए प्रश्न संख्या 9 में आपको प्रश्न करा रहे हैं, शक्कर के घोल में शक्कर एक डैश है। तो देखिए शक्कर के घोल में जो शक्कर एक क्या है, घुला हुआ पदार्थ होता है। तो शक्कर के घोल में शक्कर एक क्या है, घुला हुआ पदार्थ। जैसे पानी और जो है चीनी, पानी में जो चीनी जो मिलाते हैं तो चीनी क्या होता है, पानी में पूर्ण रूप से घुल जाते हैं। तो इसलिए जो है चीनी उसमें क्या होगा, नहीं घुला हुआ पदार्थ यानी विलय होगा। तो उसी प्रकार से शक्कर के घोल में जो शक्कर जो होगा क्या होगा, विलय पदार्थ होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, नहीं विलय पदार्थ यानी घुला हुआ पदार्थ, घुला हुआ पदार्थ। घुला हुआ पदार्थ को क्या बोलते हैं हम लोग, विलय बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, विलय यानी घुला हुआ पदार्थ। तो चलिए इस इतना प्रश्न को आप समझ आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फिर। तो आइए हम देखते हैं प्रश्न संख्या 10। तो देखिए प्रश्न संख्या इसके 10 में कह रहा है कि द्रव के ठोस में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। देखिए द्रव से जो है ठोस में परिवर्तन की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको हिमीकरण कहते हैं यानी जमना कहते हैं। जैसे जल को जो है बर्फ में बदलने की प्रक्रिया क्या होता है, हिमीकरण होता है। जैसे बर्फ जो है, ये जल जो है द्रव अवस्था में होते हैं, जब वही जो बर्फ में बदल जाता है तो ठोस अवस्था में आ जाते हैं। इसलिए द्रव की जो है ठोस में परिवर्तन की प्रक्रिया क्या कहते हैं, तो उसको बोलते हैं हिमीकरण। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, हिमीकरण। और हिमीकरण को हम लोग क्या बोलते हैं, जमना भी कहते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के हम लोग जानते हैं, कहते हैं सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण क्या है। तो देखिए सितारों में जो है प्लाज्मा बनने का जो कारण है वो क्या है, हाई टेम्परेचर है। तो हाई टेम्परेचर के कारण जो है सितारों में क्या होता है, प्लाज्मा बनते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, उच्च तापमान। सितारों में जो है प्लाज्मा बनने के कारण क्या है, हाई टेम्परेचर यानी उच्च तापमान। इसका सही आंसर क्या हो गया, उच्च तापमान। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जानते हैं प्रश्न संख्या 3। देखिए प्रश्न संख्या 3 में क्वेश्चन करा आपको कि हिमेटोलॉजी का अध्ययन डैश से संबंधित है। तो देखिए हिमेटोलॉजी की जो अध्ययन जो है उसमें किसका अध्ययन किया जाता है, तो हिमेटोलॉजी में जो है रक्त का अध्ययन किया जाता है। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, रक्त। तो हिमेटोलॉजी का जो संबंध किससे है, ये है आपको रक्त से। तो इसका आंसर होगा रक्त। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं प्रश्न संख्या 13 की ओर। देखिए प्रश्न संख्या 13 में कहा आपको पादप विज्ञान यानी फोटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। हम लोग जानते हैं कि फोटोलॉजी पादप विज्ञान में जो है वो पौधों का अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, पौधों।
तो पादप विज्ञान यानी फोटोलॉजी किसका अध्ययन किया जाता है? तो पौधों को किया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं प्रश्न संख्या 14 की ओर। देखिए प्रश्न संख्या आपको 14 में कराने कि जीवाणु विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है। तो जीवाणु विज्ञान के जो जनक होते हैं वो कौन है? लीवेनहॉक है। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? लीवेनहॉक। लीवेनहॉक। तो जीवाणु विज्ञान के जनक कौन है? लीवेनहॉक है। चलिए इसको आज देखिएगा। आइए नेक्स्ट जानते हैं प्रश्न संख्या 15 यानी 15 की ओर। देखिए प्रश्न संख्या 15 में कहा आपको कि टीकाकरण के जनक कौन है। तो टीकाकरण के सर जो जनक थे वो कौन थे? एडवर्ड जेनर है। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? एडवर्ड जेनर। टीकाकरण जनक कौन है? एडवर्ड जेनर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं 16 की ओर। देखिए प्रश्न संख्या 16 में कहा आपको कोशिका की खोज किसने किया। तो कोशिका की खोज किसने किया था? ये किया था आपको रॉबर्ट हुक ने। और कब किए थे? 1665 ईस्वी में। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? रॉबर्ट हुक। तो कोशिका खोज किसने किए थे? ये किए थे रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक कब किए थे? 1665 ईस्वी में किए थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं प्रश्न संख्या आपको 17 की ओर। देखिए प्रश्न संख्या 17 में कराने मानव के जीवन में कुल कितने दांत आते हैं। तो मानव के जीवन में से टोटल कितने दांत आते हैं? तो हम लोग जानते हैं कि पहले जो होते हैं मानव के जीवन में, पहले जो बचपन में जो है 20 जो होता है वो कहलाता है आपको दूध के दांत। 20 दांत क्या होते हैं? दूध के होते हैं। तो मानव के समय जो बचपन के समय जो है पहले 20 दांत जो होते हैं वो क्या होते हैं? नहीं, दूध के दांत होते हैं। उसके बाद ये जो है कुछ समय के बाद जो है दूध के दांत क्या होते हैं? वो हट जाते हैं। उसकी जगह पर नए दांत आते हैं। तो नए दांत फिर कितने आते हैं? 32 आते हैं। तो टोटल 20 और 32 टोटल कितना हो गया? 52। तो मानव के जीवन में जो है पूरे समय में जो टोटल कितने दांत आते हैं? टोटल जो है आपके 52 दांत आते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? 52। कि मानव के जीवन में जो है कुल कितने दांत आते हैं। तो मानव के जो पूरे जीवन में टोटल जो आपको 52 दांत आते हैं, जिसमें 20 को दांत जो है आपको दूध के दांत होते हैं, 32 को जो है आपका जीवन के जो है बचपन के बाद आते हैं। नहीं तो टोटल जो है आपका 52 दांत टोटल दूसरे पूरे जीवन काल में, मनुष्य के जब पूरे जीवन काल में कितने दांत होते हैं? तो टोटल आपको 52 होते हैं। और दूध के दांत पूछेगा तो आपको 20 होगा। नहीं तो चलिए इतने सारे प्रश्न को आप आसानी से समझ गए होंगे। तो आप और इस वीडियो को इस प्रकार देखते रहिए और हम आप सभी के लिए इस प्रकार वीडियो को लेकर आते रहेंगे। तो आप हमारे चैनल से कंटिन्यू बने रहिए और सीखते रहिएगा। नहीं तो चलिए जय हिंद, जय भारत। फिर हम लोग मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में।